हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज से मनोरम सर आप सभी के बीच इंटरमीडिएट का सिंथेसिस लेकर आ रहा हूँ। सिंथेसिस क्या होता है और सिंथेसिस के अंतर्गत हम करते क्या हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, सिंथेसिस का मतलब हुआ, हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। क्या कहते हैं इसको? संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब मिलाना, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो सिंथेसिस होता क्या है? 2 or more सेंटेंसेस को कंबाइन करके 1 सेंटेंस में बनाने की क्रिया को हम कहते हैं सिंथेसिस। अर्थात 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस के द्वारा हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, अलग अलग वीडियो में आपको मिलेगा। आज आपको मिलेगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे और कैसे हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसलिए आज का टॉपिक मेरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस एंड मेकिंग सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंसों का डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन बारी बारी से जब हम इसको पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही वर्ब का प्रयोग किया गया, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक वर्ब का प्रयोग किया गया हो, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे he went to play hockey। He went to play hockey। ये सेंटेंस अगर देख रहे हैं आप, तो इस सेंटेंस में वर्ब कितने हैं? हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर 2 वर्ब लगाए हैं, एक प्ले और एक वेंट, है ना ऐसा? लेकिन ऐसा नहीं। जो वेंट है और प्ले है, दोनों में अंतर है। इसमें एक ही वर्ब का प्रयोग हुआ है। कौन सा? तो जो वेंट है यही है वर्ब, इकलौता वर्ब, अकेला वर्ब। सोच रहे हो प्ले क्या है? जब भी किसी वर्ब के पहले टू लगा होता है तो दोनों को कंबाइन करके हम इन्फिनेटिव कहते हैं। वो वर्ब नहीं है बल्कि क्या है? इन्फिनेटिव है। ये क्या है? इन्फिनेटिव। जैसे अगर एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर ये लिखा हो शी लाइक्स रीडिंग, शी लाइक्स रीडिंग नॉवेल। ध्यान देंगे, शी लाइक्स रीडिंग नॉवेल। इसमें देख रहे होंगे आप कि सर फिर 2 वर्ब लगा दिए, एक रीड पढ़ना होता है, रीडिंग, और लाइक्स पसंद करना। वह उपन्यास पढ़ना पसंद करती है। देखने से आपको 2 वर्ब लग रहा होगा, लेकिन वर्ब रीडिंग जो है वो वर्ब नहीं है, वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ। रीडिंग वर्ब के रूप में कब होता है? जब ही जय मार वाज वेर के साथ आता है तब उसको हम वर्ब कहते हैं। ये लाइक्स के साथ आया, कहीं और आएगा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ आएगा तो हम वर्ब कहेंगे। लेकिन यहाँ उसको वर्ब नहीं, यहाँ इसको हम कहते हैं जीरंड। क्या है ये? जीरंड। वर्ब क्या? एनजी फॉर्म को जीरंड कहते हैं। वर्ब हमारा क्या है? ये लाइक्स। लाइक्स जो है ये क्या है? वर्ब। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस जिसमें देखने से 2 वर्ब है, लेकिन वास्तव में दूसरा वर्ब नहीं बल्कि वो कोई ना कोई पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव अलग अलग रूपों में आता है। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम अधिक से अधिक एक वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ क्या सीखेंगे? 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दिए होंगे, उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंस में एक ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे सेंटेंस का वर्ब कहाँ जाएगा? दूसरे सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसको हम पार्टिसिपल बनाएंगे, जीरंड बनाएंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो ऐसे करके, तो आज के लिए हम बस इसके परिचय के तौर पर देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या। सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए, अर्थात 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more than 2 सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हमको कुल मिला के ये मेनली 8 नियमों का प्रयोग करना पड़ता है। ये 8 नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है
पार्टिसिपल का प्रयोग, पार्टिसिपल के प्रयोग से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, जीरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नाउन या केस इन ए पोजीशन का प्रयोग करके, एडजेक्टिव के प्रयोग से, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग से, और कंजक्शन एंड, कंजक्शन में केवल एंड को छोड़ के दूसरा कोई कंजक्शन नहीं, कंजक्शन एंड के प्रयोग से हम क्या करेंगे, टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इन्हीं 8 नियमों का प्रयोग करेंगे। टुडे लेट अस लर्न फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। आइए आज सिंपल सेंटेंस बनाने के नियमों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके पुनः सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमको 8 नियमों की जरूरत पड़ेगी। उसमें सबसे पहला नियम है यूजिंग पार्टिसिपल, अर्थात पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, आइए इसको देखते हैं। ये पार्टिसिपल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरे को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरे को क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको हम देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हुआ वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग जोड़ दिया जाए, यानी हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, हमने बताया वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। कब करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग? यदि दिया गया सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस जो दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो और दोनों सेंटेंस में कार्य लगभग एक साथ चल रहे हो, ऐसे परिस्थिति में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हम उस वर्ब को बनाएंगे, ठीक है, जो काम साथ साथ चलने में थोड़ा पहले हुआ होगा। जैसे ही सॉ अ टाइगर, ही सॉ अ टाइगर, ही रैन अवे। उसने एक चीता देखा, वह भाग गया। मतलब चीता देखा, भाग गया, लगभग दोनों काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में पहले देखा होगा, उसके बाद भागा होगा, इसलिए जो सा है इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? आईएनजी फॉर्म को, सीइंग अ टाइगर, ही रैन अवे। सीइंग अ टाइगर, ही रैन अवे, यानी कि चीता को देखकर वह भाग गया। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेलकर थक चुका था, थक गया है, थक गया था। आगे रखें ही सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठा, यानी कि खेलते खेलते वह क्या हो गया, थक गया और बैठ गया। तो ऐसे परिस्थिति में जो पहले सेंटेंस में वाज है, ये है हमारा वर्ब। इसको हम कैसे पार्टिसिपल बनाएंगे? जब वाज वेयर आता है तो उसको हम बीइंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बीइंग बना देते हैं। तो बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, यानी कि खेल से थक कर ही सैट डाउन टू रेस्ट, ही सैट डाउन टू रेस्ट। अब यानी कि सब्जेक्ट सेम है। दूसरे उदाहरण के बाद तीसरा देखते हैं, टर्न टू लेफ्ट, बाएं मुड़िए, यू विल फाइंड द हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल मिलेगा। ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस है ये, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? यू साइलेंट रहता है, और यहाँ भी क्या है? यू। ऐसे परिस्थिति में जो टर्न है इसको हम बना देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या बनेगा ये? टर्निंग टू लेफ्ट, बाएं मुड़ने पर, टर्निंग टू लेफ्ट, यू विल फाइंड द हॉस्पिटल, यू विल फाइंड द हॉस्पिटल।
ऐसे सिंपल सेंटेंस में हम जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है उसका अर्थ निकलता है करके या करते हुए, अर्थात देखकर या देखते हुए भी ऐसा हो सकता है, इसमें थक कर, इसमें मुड़कर। तो ऐसे जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से हम दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक साथ जोड़ेंगे। और अब पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे आई सॉ ए सोल्जर, ही वाज वुंडेड, मैंने एक सिपाही को देखा, वह घायल था। कब करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग? जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो और एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में दूसरे सेंटेंस में उसका एडजेक्टिव प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे परिस्थिति में हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। सोल्जर का एडजेक्टिव के रूप में कह रहा है घायल है। दूसरे में सी फाउंड अ बुक, वह एक किताब पाई। इट वाज लास्ट, वह खोया था। किताब क्या था? खोया था। तो ये वुंडेड है, ये क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। उसको हम यूज करेंगे कैसे? सोल्जर को हमने क्या कहा? एडजेक्टिव के रूप में जोता है, इसलिए क्या बनाएंगे इसको? आई सॉ ए वुंडेड सोल्जर, आई सॉ अ वुंडेड सोल्जर। ये बुक का एडजेक्टिव कौन सा होगा? लास्ट। तो क्या बनाएंगे इसको? सी फाउंड ए लास्ट बुक, वह एक खोया हुआ किताब पाई। तो बुक का क्या है? ये एडजेक्टिव है। सोल्जर का क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो ऐसे हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य आरंभ हो। ऐसे परिस्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसको बनाएंगे? जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं बनाएंगे। जैसे he took his food, वह अपना खाना खाया। he went to office, वह अपने कार्यालय गया। यानी कि पहले कार्यालय जाएगा या पहले खाना खाएगा? क्या होगा? जी हाँ, पहले खाना खाया उसके बाद कार्यालय गया। तो जो टुक है इसको हम बनाएंगे क्या? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल। तो क्या बनाएंगे इसको? हैविंग टेकन हिज फूड, हैविंग टेकन हिज फूड, खाना खाने के बाद। ही वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस यानी कि कार्यालय गया। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर दिया था। आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। पहले कौन सा काम हुआ? दरवाजा बंद हुआ? नहीं, काम समाप्त हुआ। जी हाँ। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? फिनिश्ड को हम बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी क्या करेंगे इसको? हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई शट द डोर, आई शट द डोर। तीसरे उदाहरण में देखते हैं, he was punished by the teacher, he felt sorry, उसे अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, उसने क्षमा प्रकट किया, उसने खेद प्रकट किया। ऐसे में कौन सा काम पहले हुआ? पहले दंड लिया होगा, इसलिए दंड देने की वजह से उसको जो है खेद हुआ। ऐसे पर ध्यान देंगे, was punished है। यदि पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो तो हम कंबाइन करते समय हैविंग V3 के साथ हैविंग बीन V3 लगा देंगे, अर्थात हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कब? जब सेंटेंस पैसिव में होगा तब। तो ऐसे में क्या बनाएंगे? हैविंग बीन, हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर, he felt sorry, he felt sorry। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता है? काम करके या करने के बाद। जैसे
खाना खाने के बाद वह कार्यालय गया। अपना कार्य समाप्त करने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तो इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट सेम होता है। तो पार्टिसिपल का प्रयोग जब हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, तो इस बात का ध्यान देंगे सब्जेक्ट सेम हो और एक काम के बाद दूसरा काम आरंभ हुआ हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, और अगर दोनों कार्य एक साथ आरंभ हो, एक साथ चल रहा हो, ऐसे में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब के पहले जब हम टू ऐड करते हैं तो उसी को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसका अर्थ ना, नी, ने के संदर्भ में होता है। कब हम इन्फिनेटिव से दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाएंगे? जब एक सेंटेंस का उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में पता चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में उद्देश्य बताने वाले वर्ब को हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। आई वांट टू सी द ताज, मैं ताज महल देखना चाहता हूँ। ताज का मतलब ताजमहल। तो आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? ताजमहल देखना। तो जो वर्ब सी है उसी को हम बना देंगे क्या? इन्फिनेटिव। यानी क्या बनाएंगे इसको? आई एम गोइंग टू आगरा, आगरा टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखने आगरा जा रहा हूं। He has no money, उसके पास पैसे नहीं है। He cannot buy a golden ring, वह सोने की अंगूठी नहीं खरीद सकता। पैसे का नहीं रहने का उद्देश्य उसी के कारण जो है वो अंगूठी नहीं खरीद सकता। तो जो बाई है ये फाइनाइट वर्ब को हम बना देंगे क्या? इन्फिनेटिव। अर्थात he has no money, he has no money to buy a golden ring, to buy a golden ring। या she works very hard, वो बहुत परिश्रम करती है। she wants to stand first, वह प्रथम आना चाहती है। तो परिश्रम करने का उद्देश्य, उसका फल क्या होगा? स्टैंड फर्स्ट। तो जो स्टैंड फर्स्ट है इसको हम क्या बना देंगे? इन्फिनेटिव बना देंगे। तो क्या बन जाएगा ये? she works very hard, she works very hard to stand first, to stand first। तो ऐसे हम क्या करेंगे? जब एक सेंटेंस का उद्देश्य या फल दूसरे में हो, ऐसे परिस्थिति में हम क्या बनाते हैं? उस वर्ब को इन्फिनेटिव बना देते हैं। सेंटेंसेस में हम लोग आज देखेंगे यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके वन सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए हम लोग नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जीरंड क्या होता है? किसी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जीरंड कहते हैं, और जीरंड का जो अर्थ होता है वो ना, नी, ने होता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होगा हमको। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको नाउन या जीरंड के पहले अगर वर्ब दिया होगा तो वर्ब के पहले हम जीरंड बनाएंगे, अगर वर्ब नहीं दिया होगा तो नाउन के पहले हम कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल देख रहे हैं, आई बॉट ए डिक्शनरी, आई स्पेंट 50 रुपीज। आई बॉट अ डिक्शनरी, आई स्पेंट 50 रुपीज, मतलब मैंने एक डिक्शनरी खरीदा, मैंने 50 रुपए खर्च किया। पहले सेंटेंस में डिक्शनरी के बारे में बता रहा है, दूसरे में उसका कॉस्ट दिया है 50 रुपीज, जो कि नाउन है। तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, और प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे? इसमें हम प्रीपोजिशन लगाएंगे फॉर। तो क्या बनेगा? आई बॉट अ डिक्शनरी, आई बॉट अ डिक्शनरी फॉर 50 रुपीज, फॉर 50 रुपीज, मैंने 50 रुपए में एक डिक्शनरी खरीदा। दूसरे सेंटेंस की बात करें, he did not work hard, वह परिश्रम नहीं किया। he succeeded, वह सफल हो गया। यानी कि परिश्रम नहीं किया, सफल हो गया। ऐसे में कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? in spite of। in spite of मतलब के बावजूद। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट सेम है तो उसको हटाएंगे, एक ही शब्द यूज करेंगे। in spite of
इन स्पाइट ऑफ नॉट। और ये जो वर्ब है इसको हम क्या बनाएंगे, जिरंड। ये नाउन था, ये क्या है, वर्ब। तो जिरंड कैसे बनाते हैं, आईएनजी जोड़ के, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड ही सक्सीडेड। अर्थात परिश्रम नहीं करने के बावजूद भी वह सफल हो गया, वह सफल हुआ। शी वॉज अवार्डेड, उसे, अवार्ड मतलब क्या होता है, पुरस्कृत करना, उसे पुरस्कृत किया गया। शी वॉज गिवन अ ट्रॉफी, उसे एक ट्रॉफी दिया गया। जरा ध्यान देंगे, सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है क्योंकि वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। और जब वाज और ये वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस, और जब पैसिव वॉइस का प्रयोग होगा तो हम कैसे बनाएंगे, वाज को हम क्या करते हैं, बीइंग बना देते हैं। वाज क्या करते हैं, बीइंग बना देते हैं। तो क्या बनेगा ये, शी वाज अवार्डेड, शी वाज अवार्डेड। प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, ट्रॉफी देकर, ट्रॉफी के द्वारा सम्मानित किया गया, मेडल दिया गया, अवार्ड दिया गया। तो शी वाज अवार्डेड बाई, वाज है तो क्या करेंगे, बीइंग गिवन। शी वाज अवार्डेड बाई बीइंग गिवन अ ट्रॉफी। कहने का मतलब ये है कि हम वाज का मतलब क्या हुआ, पैसिव वॉइस, तो वाज अगर आएगा तो क्या करेंगे, बीइंग। ये नहीं कि गिवन को गिविंग कर देना, नहीं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम जब जिरंड बनाएंगे तो क्या करेंगे, आईएनजी। और अगर नाउन है तो फिर कुछ नहीं, सीधे प्रीपोजिशन लगाएंगे। और अगर पैसिव वॉइस में होगा तो हम पैसिव वॉइस में होगा तो क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। और अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम सिंपल सेंटेंस कंबाइन करेंगे। कैसे करते हैं, क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो सेंटेंस में फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के पहले हमेशा पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम कब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, जब दो ऐसे सेंटेंस दिए हों जिनका सब्जेक्ट अलग अलग हो, वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, और जो सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में जो कोई काम पहले हो रहा होगा उसके वर्ब को हम बनाएंगे पार्टिसिपल और उसके सब्जेक्ट को हम बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यानी कि हम हमेशा इस बात का ध्यान दें कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र करता होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के द्वारा हम डिफाइन करते हैं इसको, द सन सेट द फार्मर्स रिटर्न्ड होम। पहले सेंटेंस में कह रहा है कि सूर्य डूब गया, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है किसान घर वापस लौटे। दोनों का सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग। ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, कौन सा काम पहले हुआ, पहले किसान घर लौटे या सूर्य डूबा, तो सबसे पहले सनसेट। तो क्या करेंगे, हम इस सेट को बनाएंगे क्या, पार्टिसिपल, और जो सन होगा उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो क्या करेंगे इसको, द सन, हमने क्या कहा, पार्टिसिपल का प्रयोग, पार्टिसिपल का प्रयोग जहां करेंगे उसके पहले जो होगा हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। तो जो द सन है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, और क्या बनाएंगे, हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट द फार्मर्स रिटर्न्ड होम। अगले सेंटेंस में देखते हैं, द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे, द बॉयज डिड नॉट वर्क, लड़कों ने काम नहीं किया। दोनों का सेंटेंस, जो दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग। ऐसे में क्या करेंगे, द टीचर वाज एब्सेंट। हाँ, ये जब वाज आता है तो हम बीइंग लगाते हैं, वाज आएगा क्या लगाएंगे, बीइंग। तो क्या बनाएंगे इसको, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट द बॉयज डिड नॉट वर्क, द बॉयज डिड नॉट वर्क। अगले सेंटेंस में, द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल वाज क्लोज, द स्कूल वाज क्लोज, घंटी बजी स्कूल बंद हो गया। ऐसे में क्या करेंगे, रैंग जो है इसको हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल बनाएंगे। यानी क्या बनाएंगे इसको, द बेल हैविंग रंग, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, द बेल हैविंग
रन द स्कूल वाज क्लोज्ड, द स्कूल वाज क्लोज्ड। तो ऐसे हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और अगला है यूजिंग नाउन आर केस इन ए पोजीशन। नाउन या केस इन ए पोजीशन के प्रयोग के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, अपोजिशन का मतलब हुआ स्थिति। कब करते हैं, जब भिन्न भिन्न वाक्यों में ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए हों जो है किसी एक ही नाउन के लिए प्रयोग किए गए हों। अर्थात कह सकते हैं कि जब दोनों अलग अलग वाक्यों में कोई सब्जेक्ट जो होगा उसके लिए अलग अलग एडजेक्टिव आया होगा, तो उसको हम कहते हैं, उसी में से किसी एक को हम बना देते हैं अपोजिशन। और केस इन ए पोजीशन वहां रखते हैं जिस नाउन की विशेषता बताने वाला वो शब्द होता है। जैसे मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी का कवि था। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो ऐसे परिस्थिति में मिल्टन के बारे में कह रहा है फेमस इंग्लिश पोएट, और यहाँ ही वाज ब्लाइंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, मिल्टन के लिए है फेमस इंग्लिश पोएट, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मिल्टन के लिए आ रहा है, मिल्टन के लिए आ रहा है, तो उस परिस्थिति में मिल्टन, हाँ एक श्योर केस इन ए पोजीशन को हमेशा कॉमा टू कॉमा के बीच में रखते हैं, इसका ध्यान देंगे। तो मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा टू कॉमा वाज ब्लाइंड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और दूसरे में कह रहा है कि इट इज एन हिस्टोरिकल सिटी, यह एक ऐतिहासिक शहर है। तो क्या है, लखनऊ के बारे में कह रहा है कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, और फिर कह रहा है कि एन हिस्टोरिकल सिटी। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, लखनऊ के लिए यूज हो रहा है कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उसी के लिए यूज हो रहा है हिस्टोरिकल सिटी। तो क्या करेंगे हम, लखनऊ कॉमा द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज एन हिस्टोरिकल सिटी, इज एन हिस्टोरिकल सिटी। हाँ एक श्योर, ये जरूरी नहीं है कि हम इसी को हम केस इन ए पोजीशन बनाएं, हम हिस्टोरिकल सिटी को भी बना सकते हैं। यानी कैसे बना सकते हैं, लखनऊ एन हिस्टोरिकल सिटी इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे बना सकते हैं। नीचे वाला देखते हैं, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया। दूसरे में क्या करा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली के लिए यूज हो रहा है क्या, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्या करेंगे इसको, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली क्या है, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऐसे हम करेंगे किसका प्रयोग, केस इन ए पोजीशन का प्रयोग। इसको हम फ्रेज इन ए पोजीशन भी कहते हैं। मैन और आंसर, पिछले क्लास में आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, फ्रेज इन ए पोजीशन। और अब आज हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना। तो देखते हैं, देखिए जब एडजेक्टिव का प्रयोग कब करेंगे, जब दिए हुए वाक्य, दो या दो से अधिक सेंटेंस जो हमको दिए होंगे उनमें से किसी ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, तो ऐसे एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले लगाकर हम सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। उदाहरणों के द्वारा हम कंफर्म करेंगे, जैसे आई मेट अ मैन ही वाज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला वह अंधा था। एडजेक्टिव कौन है इसमें, ब्लाइंड, और ब्लाइंड किसकी विशेषता बता रहा है, ही का, और ही कौन है, मैन। अर्थात एडजेक्टिव जो है इस मैन का, अर्थात दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन की विशेषता बता रहा है मैन का, तो इस ब्लाइंड का प्रयोग हम किसके पहले कर देंगे, मैन के पहले। यानी ये क्या बना देंगे हम, आई मेट अ ब्लाइंड मैन, आई मेट
अ ब्लाइंड मैन। दूसरे सेंटेंस में कहते हैं अ मैन डाइड ऑन द रोड ही वाज मैड। एक आदमी सड़क पर मर गया, वह पागल था। मैड एडजेक्टिव है, किसके लिए आया है? रोड के लिए कि मैन के लिए? किसके लिए आया है? रोड के लिए, है ना? नहीं, मैन के लिए आया है। तो ऐसे में क्या करेंगे? मैन के पहले हम मैड लगा देंगे, यानी क्या बना देंगे? अ मैड मैन डाइड ऑन द रोड। एक पागल आदमी सड़क पर मर गया। रशीद सोल्ड हिज साइकिल। रशीद ने अपना साइकिल बेच दिया। द साइकिल वाज न्यू। साइकिल नया था। तो द साइकिल वाज न्यू, क्या है एडजेक्टिव इसमें? न्यू। किसकी विशेषता बता रहा है? साइकिल का। पहले सेंटेंस में साइकिल के पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे? न्यू एडजेक्टिव का। तो क्या बन जाएगा ये? रशीद सोल्ड हिज न्यू साइकिल। रशीद सोल्ड हिज न्यू साइकिल। और अब देखते हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानना होगा। एडवर्ब हम उन शब्दों को कहते हैं जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे फास्ट हुआ, ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। तो दौड़ने की विशेषता है कि फास्ट, स्लो। तो ऐसे। और एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक शब्द मिलकर किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, अर्थात शब्दों के समूह से विशेषता इंडिकेट होती हो, तो उसे हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। कब करते हैं एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग? जब एक सेंटेंस में कोई एडवर्ब आया हो और वह किसी दूसरे सेंटेंस के वर्ब की विशेषता बता रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम उस एडवर्ब का प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखते हैं, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। ही वाज फुलिश, वह फुलिश मतलब मूर्ख था। तो जो फुलिश है ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसको हम क्या बनाएंगे? एडवर्ब। तो एक चीज बता दें, ज्यादातर शब्दों में एडवर्ब बनाने के लिए हम एल वाई जोड़ देते हैं। जैसे करेक्ट है तो करेक्टली, फुलिश है तो फुलिशली, डेफिनेट है तो डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर फुलिश को हमको एडवर्ब बनाना है तो एल वाई जोड़ते हैं, यानी कि क्या बना देंगे इसको? ही स्पेंट ऑल हिज मनी, he spent all his money। फुलिश को हम क्या बना देंगे? फुलिशली। तो ये बन जाएगा क्या? एडवर्ब। ये बन जाएगा क्या? एडवर्ब। दूसरा सेकंड में देखते हैं, माय फ्रेंड विल पास इन द एग्जामिनेशन, इट इज डेफिनेट। यह निश्चित है, माय फ्रेंड विल पास इन द एग्जामिनेशन। तो जो डेफिनेट है ये किसका है? पास होने के डेफिनेटली बता रहा है। ऐसे कंडीशन में डेफिनेट को क्या बना देंगे? डेफिनेटली। यानी कि माई फ्रेंड विल पास, माई फ्रेंड विल पास इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन डेफिनेटली। डेफिनेट को क्या बना दिए? डेफिनेटली। ऐसे ही अगर ये कहा जाए कि ही आंसर्ड मी, उसने मुझे उत्तर दिया, हिज आंसर वाज करेक्ट, उसका उत्तर सही था, तो क्या बनाएंगे? करेक्ट। तो ही आंसर्ड मी करेक्टली। जैसे इसे कहा जाए कि द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड, रेलगाड़ी पहुंची, इट वाज पंक्चुअल, वह नियमित थी। तो ट्रेन के पहुंचने का क्वालिटी बता रहा, पंक्चुअल पहुंची। तो पंक्चुअल को क्या बना देंगे? पंक्चुअली, यानी कि द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली। एक और देखते हैं यहां, द सनसेट, द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम। सूर्य डूब गया, द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम, लड़कों ने खेल समाप्त नहीं किया था। अर्थात सूर्य डूब गया, यानी कि सूर्य डूबने तक लड़कों ने खेल समाप्त नहीं किया। तो जो सनसेट है इसको हम बनाएंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे बनता है? एडजेक्टिवल फ्रेज
उसमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन जोड़ के बनता है। तो यहां क्या निकल रहा है, द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम बाय सनसेट, यानी कि सूर्य डूबने तक। तो बनाते हैं, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड, the boys had not finished the game by sunset। तो ये जो बाई सनसेट दिख रहा है, ये कई शब्द मिलकर के विशेषता बता रहे हैं वर्ब का समाप्त करने का, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। तो ऐसे हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस करते हैं। और अब सबसे लास्ट जो नियम है वो है कंजक्शन एंड, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन एंड। कंजक्शन एंड के प्रयोग से हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है, इसीलिए सबसे लास्ट में हमने रखा था, और वो और आसान हो जाएगा जब मैं बता रहा हूं आपको। कंजक्शन एंड के सहायता से सिंपल सेंटेंस तब बनाते हैं जब दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, या ऑब्जेक्ट सेम हो सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो जब सब्जेक्ट सेम होगा ऑब्जेक्ट अलग अलग, तो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देंगे, और जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा ऑब्जेक्ट सेम होगा तो हम सब्जेक्ट को अलग अलग जोड़ देंगे। वहीं उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, I bought a pen, I bought a pencil also। देख रहे हैं इसमें, मैंने एक कलम खरीदा, मैंने एक पेंसिल भी खरीदा। सब्जेक्ट कौन है, मैंने, यानी कि आई, सब्जेक्ट सेम है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एंड से जोड़ेंगे। तो ये क्या बनेगा, आई बॉट, क्या खरीदा, अ पेन एंड अ पेंसिल, अ पेन एंड अ पेंसिल। नेक्स्ट में देखिए, सीमा वेंट टू आगरा, सीमा आगरा गई, रुचि वेंट विथ हर, रुचि उसके साथ गई। यानी कि सब्जेक्ट अलग अलग, सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग, ऑब्जेक्ट सेम देखने से नहीं लग रहा लेकिन है, क्योंकि वेंट टू आगरा, वेंट विथ हर, उसी के साथ गई यानी कि वो भी आगरा गई। तो सब्जेक्ट को क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे, यानी सब्जेक्ट कौन है, सीमा और रुचि। तो सीमा और रुचि को क्या करेंगे, हम एंड से जोड़ देंगे, सीमा एंड रुचि वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा। जैसे अगला, टैगोर वाज अ पोएट, ही वाज अ ड्रामाटिस्ट, यानी कि टैगोर एक कवि थे, वह एक नाटककार थे। ऐसे में ही का प्रयोग टैगोर के लिए तो हुआ है, सब्जेक्ट सेम है और ऑब्जेक्ट अलग अलग, तो हम ऑब्जेक्ट का करेंगे, जोड़ देंगे एंड से, यानी कि क्या बना देंगे, टैगोर वाज अ पोएट एंड अ ड्रामाटिस्ट। जैसे कहा जाए, ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री, और दूसरा सेंटेंस दिया हो, ही वॉज टायर्ड, तो कैसे बनाएंगे, ही सेम है, तो हंग्री और टायर्ड को क्या करेंगे, हम एंड से जोड़ देंगे, यानी कि ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस यूजिंग 8 रूल्स का अध्ययन हम लोग कर लिए। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से हमें भी प्रसन्नता होगी कि मेरा प्रयास सफल रहा। तो आगे आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में हम आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।